हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ज्ञान की शक्ति चैनल में अर्थशास्त्र विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत 11वीं कक्षा का ये खंड है, भारत का आर्थिक विकास टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत का आर्थिक विकास के अंतर्गत आज हम लेंगे विकास के अनुभव 1947 से 1990 एवं आर्थिक सुधार वर्ष 1991 से। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। हम ये भी देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी और उसके बाद डे बाय डे, दिन प्रतिदिन क्या क्या विकास हुआ, अर्थात अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने कितना प्रयास किया, मौजूदा स्थिति उस समय क्या थी और उसके बाद 1990 तक जो भी चरणबद्ध चरण जो भी आर्थिक विकास हुआ है, उस आर्थिक विकास के बाद 1990 के बाद यानी 1991 में आते आते हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी। तो इस टॉपिक के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। अथवा ऐसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय शिल्प उद्योगों के पतन के मुख्य कारण बताइए। इन दोनों में से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर यही होगा। उत्तर में देखिए, अंग्रेज व्यापार करने आए थे, किंतु 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर ब्रिटिश शासन की नींव डाली और सन 1947 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इस उपनिवेश की शासन व्यवस्था के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया। उपनिवेशी शोषण के मुख्य रूप निम्नलिखित थे। तो ध्यान रहे, 1600 में महारानी विक्टोरिया, जो कि उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी, उससे परमिशन लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज़ व्यापार की नीयत से भारत में आए थे और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अर्थात हम अपने घर में थे और मेहमान के रूप में वो हमारे घर में आए और ख़ुद हमें ही हमारे ही घर में उनके द्वारा बंदी बना लिया गया था। उन्होंने शासन सत्ता अपनी कायम कर, अपने नियम बनाकर हमारे ऊपर थोप दिए थे। तो देखिए, 1600 से लेकर और 1947 तक यानी 350 वर्ष अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर रहा। तो उन्होंने बहुत अधिक शोषण किया, हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सका और यहाँ की जो पूंजी थी उसको वे अपने देश में ले गए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो शोषण किया है भारतीयों का, वो क्या क्या चीज़ें थी, किस किस प्रकार शोषण किया, तो उसमें पहला पॉइंट है व्यापार नीतियों द्वारा शोषण। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी व्यापारिक नीतियों का सहारा लिया कि ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति की जा सके। यानी जो उनके अपने उद्योग थे, उनके द्वारा निर्मित सामान ही भारतीय खरीदें, ऐसा वो चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सामान या इंग्लैंड से जो सामान आता था उसको ही यहाँ पर भारतीयों को लेने के लिए मजबूर किया और यहाँ के उद्योग धंधों को किसी भी प्रकार की कोई हेल्प, कोई सहायता न देकर उनको बंद करा दिया। अर्थात किसी भी प्रकार की कच्चे माल की आपूर्ति उनको नहीं कराई। दूसरा, सरकार ने नील निर्यात को प्रोत्साहन दिया
उन्होंने किसानों को अपनी भूमि पर नील उगाने और बहुत कम मूल्य पर नील के पौधे बेचने को विवश किया। नेक्स्ट, दस्तकारों को बाजार मूल्य से बहुत कम मूल्य पर सूती वस्त्र व रेशमी वस्त्र बेचने को विवश किया गया। इसके अतिरिक्त दस्तकारों को बंधक मजदूरों के रूप में काम करना पड़ा। नेक्स्ट, आयात और निर्यात शुल्कों में व्यापक परिवर्तन किए गए, बहुत अधिक परिवर्तन किए गए। कैसे कैसे परिवर्तन किए गए? जैसे नंबर 1, सन 1700 के बाद छपे हुए कपड़ों को इंग्लैंड में आयात बंद कर दिया गया। यानी 1700 के बाद छपे हुए कपड़ों का इंग्लैंड में जो आयात होता था उसको बंद कर दिया गया। दूसरा, भारतीय वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क और ब्रिटिश वस्तुओं के भारत में आयात पर बहुत मामूली शुल्क लगाए गए, ताकि ब्रिटिश से जो माल आए वो सस्ता पड़े इन लोगों को और ये आदी हो जाएं विदेशी चीज़ों को खरीदने के लिए। नेक्स्ट, भेद मूलक संरक्षण नीति के अंतर्गत ऐसे उद्योगों को संरक्षण दिया गया जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन के अलावा अन्य देशों से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था। सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश पूंजी के निर्यात द्वारा शोषण। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग किए गए, जैसे रेलवे, बंदरगाह, जहाजरानी, विद्युत, जल प्रबंध, सड़क व परिवहन, वाणिज्यिक, कृषि, चाय, कहवा व रबड़, कपास, पटसन, तंबाकू, चीनी व कागज़, बैंक, बीमा एवं व्यापार, इंजीनियरिंग, रसायन व मशीन निर्माण। ये सभी विनियोग ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अनुषंगी का मतलब है जो उनसे जुड़ी हुई कंपनियां थी, उन अनुषंगी कंपनियां को बनाकर किए गए। ये निगम शोषण के प्रमुख उपकरण थे और भारत के ब्याज, लाभांश और लाभ के रूप में धन बाहर ले जाते थे। ये एक उनका जरिया था ताकि भारत की पूंजी को, भारत के धन को, रुपए पैसे को यहाँ से अपने देश ले जाया जाए। तीसरा, प्रबंध अभिकरण प्रणाली द्वारा वित्त पूंजी से शोषण। कंपनियों के प्रबंध का कार्य प्रबंध अभिकर्ताओं को सौंपा गया था। ये प्रबंध अभिकर्ता कच्चे माल, भंडार, उपकरण और मशीनों तथा उत्पादन की बिक्री जैसे कुछ कामों पर दलाली पाते थे। कार्यालय भत्ते लेते थे और लाभ का एक अंश दलाली के रूप में प्राप्त करते थे। चौथा, ब्रिटिश प्रशासन व्यय के भुगतान द्वारा शोषण। ब्रिटिश शासकों ने नागरिक प्रशासन एवं सेना के लिए बहुत अधिक वेतन और भत्तों पर अंग्रेज अधिकारी भर्ती किए। अनेक सुविधाएं एवं असीमित प्रशासनिक शक्ति के कारण उन्हें बड़ी मात्रा में रिश्वत मिलती थी। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन मिलती थी। बचत, पेंशन व अन्य लाभों को वे इंग्लैंड अपने घर भेज देते थे। स्टर्लिंग ऋणों पर भारी ब्याज भी इंग्लैंड ही जाता था। इस प्रकार हमारे संसाधनों का भारी निकास हुआ। भारतीय शिल्प उद्योगों के पतन के क्या कारण थे? 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न तथा समृद्ध देश था। यहाँ के कृषकों, शिल्पकारों तथा व्यापारियों की कार्यकुशलता पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। डॉक्टर गाडगिल ने ये उनके बारे में कहा कि 1880 तक भारतीय उद्योगों का प्रभाव हो चुका था। भारतीय शिल्प उद्योगों के पतन के कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण राज दरबारों की समाप्ति। सामान्यतः राजा, महाराजा और सामंत लोग हस्तकलाओं के पारखी हुआ करते थे। उनके संरक्षण में ही भारतीय उद्योग फले फूले थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ इनकी स्थिति दयनीय होती गई और हस्तकलाओं का प्रभाव होने लगा। दूसरा, रुचि व फैशन में परिवर्तन। धीरे धीरे भारतीय पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होने लगे। उनकी रुचि और फैशन में परिवर्तन के साथ साथ इनकी मांग के स्वरूप में भी परिवर्तन होने लगा। इससे स्वदेशी उद्योगों को धक्का लगा। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भारतीय पैदा हो गए
जो रंग रूप में भारतीय थे लेकिन देखने में अंग्रेज लगते थे, अर्थात उनकी नकल करते थे। उनके जैसी वेशभूषा जो कि विदेशी वेशभूषा होती थी उनको ही वो खरीदना और पहनना पसंद करने लगे थे। तीसरा, शिल्पकारों पर अत्याचार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ठेकेदार शिल्पकारों पर भयानक अत्याचार किए जाते थे। बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर उत्पाद खरीदना सामान्य बात थी, अर्थात उनको जो भी वो उत्पादन करते थे, जो अपने हाथों के द्वारा बनाते थे, उसका एक उचित मूल्य भी उनको नहीं मिल पाता था। प्रशासन का अधिकार मिलने पर दमन व शोषण की यह प्रक्रिया और तीव्र हो गई। इससे परेशान होकर अनेक शिल्पकारों ने यह कार्य ही छोड़ दिया। उनको दंडित भी किया जाता था। इवन दैट ऐसे एग्जाम्पल भी इतिहास में हैं कि जो दस्तकार थे, हैंडीक्राफ्ट्स लोग थे, हाथ से काम करने वाले लोग थे, उनके हाथों को कटवा दिया गया ताकि वो काम ना कर सकें और भारत में इन सब चीज़ों का उत्पादन ना हो सके। चौथा, इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं के आयात पर रोक। भारत से आयात की जाने वाली, आयात का मतलब मंगाना, इंग्लैंड जो भारत से पहले कुछ वस्तुएं मंगाता था तो उस पर रोक लगा दी गई। भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर बहुत अधिक कर लगा दिया गया ताकि ज़्यादा पैसे की वो पड़ेगी तो वो विदेश में उनको भारत की वस्तु को खरीदेंगे नहीं। ये कर 50% से 400% तक लगा दिए गए थे। रेशमी वस्त्रों का आयात पूर्णतः बंद कर दिया गया था, अर्थात वहाँ से जो भी आयात होता था उस पर रोक लगा दी गई। निर्यात मैंने भेजना होता है और आयात मैंने मंगाना होता है। नंबर 5, दोषपूर्ण आर्थिक एवं औद्योगिक नीति। ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्थिक और औद्योगिक नीति का निर्माण इस प्रकार किया जिससे भारतीय उद्योगों पर कुठाराघात हो। उदाहरण के लिए मुक्त व्यापार नीति, भारी आयात निर्यात कर एवं भारी अंतर्राज्यीय करों ने भारतीय उद्योगों को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। यानी इतने कर थोप दिए गए, जो भारतीय उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, थोड़े बड़े पैमाने के उद्योग थे, जो भी वो किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, निर्माण करते थे, तो उनको करों के बोझ से इतना लाद दिया गया ताकि ये परेशान होकर अपने इस उद्योग को बंद करने के लिए मजबूर हो जाए। नंबर 6, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता गया, देश का धनी वर्ग ब्रिटिश प्रशासकों का कृपा पात्र बनने के लिए पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लगा। अंग्रेजी बोलने लगे, उनकी वेशभूषा पहनने लगे और उनके बिल्कुल गुलाम बन गए। वह भारतीय माल की अपेक्षा विदेशी माल का उपयोग करने लगे और भारतीय उत्पादों की मांग देश में भी कम होती गई और इससे व्यापार जगत को बहुत बड़ा धक्का लगा, उद्योग जगत को बहुत बड़ा धक्का लगा और उद्योग धीरे धीरे बंद होते गए। नंबर 7, विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता में असफल। इंग्लैंड के आधुनिक उद्योगों में प्रयुक्त मशीनों से उत्पन्न माल के समक्ष परंपरागत तकनीक से निर्मित भारतीय माल ठहर न सका, क्योंकि वो मशीनों से बना हुआ था और यहाँ पर जो भारतीय लोग बनाते थे वो अपने हाथों से बनाते थे। इसलिए जब कंपटीशन की बात आई तो भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया माल उनके सामने एकदम से नहीं टिक पाया। इसका कारण यह था कि मील में बनी वस्तुएं सस्ती, गुण में अच्छी और अधिक टिकाऊ थी। नंबर 8, शिल्पकला का ह्रास। विदेशी वस्तुओं के समक्ष प्रतियोगिता में न ठहर पाने के साथ साथ जो स्वदेशी का मतलब जो अपने देश में बनी हुई वस्तुएं थी, उन वस्तुओं के गुण, स्तर, किस्म और आकर्षण में कमी आने लगी। दुर्भाग्य से इसी समय भारतीय सामंतशाही स्वदेशी वस्तुओं की ही घृणा की दृष्टि से देखने लगी। यानी जो भारतीय लोग थे वो भी उन वस्तुओं को जो कि अपने देश में बनी हुई थी, उन्होंने भी उनको घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। इसका भारतीय उद्योगों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अर्थात लोगों ने अपने उद्योगों को बंद करना पड़ा। नंबर 9, सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल यहाँ के उद्योगों के प्रति उपेक्षा दिखाई
अपितु अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें नष्ट भी किया। यानी ये तो एक बहाना था, एक चाल थी अंग्रेज़ों की, अर्थात वो यहाँ के कारोबार को, उद्योग धंधों को चौपट करना चाहते थे ताकि ये भारतीय लोग विदेशी वस्तुओं पर डिपेंड हो जाएं और इंग्लैंड से आए हुए माल को ही वो यूज़ करें, और ये जो भी पैसा कमाएं वो सब पैसा हमारे देश में जाता रहे। देश का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा और उसी कच्चे माल से निर्मित माल वहाँ से देश में आने लगा। आंतरिक व्यापार को नष्ट करके विदेशी व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हो गई और भारत सरकार भारत की प्रगति के बारे में तटस्थ तथा निष्क्रिय बनी रही। इसी प्रकार धीरे धीरे भारतीय हस्तकलाओं का, उद्योग धंधों का पतन होता गया। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि स्वतंत्रता के समय देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उद्योग धंधे कैसे थे, और उद्योग धंधों को अंग्रेज़ लोगों ने किस प्रकार से बंद किया और उनका हमारे उद्योग धंधों के प्रति किस प्रकार का बर्ताव था, व्यवहार था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।